हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। जैसे कि कल छत्तीसगढ़ वालों का एग्जाम है, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ नया करते हैं और एक छोटा सा रिवीजन कैप ले लेते हैं फटाफट से। जो स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ मोमेंट, मैं आपके स्क्रीन पे शेयर कर देती हूँ। देखिए, इट्स मैजिक, इट्स मैजिक। एमपी लैंड रेवेन्यू कोड, जो कि 1959 का है। इस एक्ट नंबर 20 को देखिए, 20। ठीक है। ये एक्ट जो स्टार्ट हुआ है, इसने प्रेसिडेंट का एसेंट लिया था 15 सितंबर को। 15 सितंबर 1959, 99959। एमपी गैजेट के अकॉर्डिंग डेट 21 सितंबर 1959। एक्स्ट्राऑर्डिनरी गैजेट लिया गया था इस चीज को लेकर। ये एक्ट कंसोलिडेट करता है अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू लैंड रेवेन्यू को। ये पैसा, ये मुसीबत, हाय मुसीबत, हाय मुसीबत, हाय मुसीबत। चलिए, राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द होल्डर्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। रेवेन्यू ऑफिसर्स, आप जहां पे लैंड आता है वहां तो गवर्नमेंट पीछे पीछे आती है। गवर्नमेंट, लैंड इज इक्वल्स टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू, डार्लिंग। Holders of the land, state government, and other matters related to land and liabilities in MP की बात कर रहा है। तो ये 10th ईयर, 10वीं सदी की बात कर रहा है। 10th ईयर और रिपब्लिक, देश आजाद, लैंड इन। प्रिलिमिनरी चैप्टर नंबर 1 पे आ जाते हैं। बहुत शॉर्ट शॉर्ट लूंगी, 10-15 मिनट का एक सेशन हो जाएगा अपना। पूरे के पूरे सेक्शन यहीं डन होना जाएंगे। ठीक है, चलिए, डन डना डन डन। शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड, जिसकी बात मैंने आपको पहले ही बता दी। ठीक है, ये एमपी लैंड रेवेन्यू 1958, एसेंट डेट हम पहले से ही देख के आए हैं। ठीक है, इसके डेफिनेशंस देख दिए। अब दी, ये एरिया होती है, इन शॉर्ट बता देती हूँ, ये एरिया होती है जहां पर विलेज रेसिडेंट्स एंसिलरी होते हैं। ठीक है, गांव स्थान भी कहा जाता है। अब दी इज ऑल्सो कॉल्ड गांव स्थान। और ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, रिजर्विंग लैंड जो फॉडर होता है, ये यूज की जाती है पोल्ट्री के लिए। हाँ, चिकन खाने वालों के लिए तो ये मस्ट है। ठीक है, पोल्ट्री, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, जिसकी 5 किलोमीटर्स, ये आपका मेन है। 5 किलोमीटर्स का डिस्टेंस जो अर्बन एरियाज को लेकर यहाँ पे डिस्कस किया गया है। चलिए आ जाते हैं एग्रीकल्चर ईयर को लेकर। एग्रीकल्चर ईयर वो होता है जो फर्स्ट डे ऑफ जुलाई, 1 जुलाई। बरसात में आए न सावन का महीना। बोर्ड पे चलते हैं। बोर्ड देखिए, बोर्ड रेवेन्यू बोर्ड होता है। ठीक है, ये बोर्ड जो होता है ये रेवेन्यू बोर्ड हो जाता है। रेवेन्यू बोर्ड क्या होता है? बोनाफाइड होता है एग्रीकल्चर को लेकर। देखिए, लैंड पर्सनली जो रीजनेबली एक्सपेक्टेड कल्टीवेट पर्सनली की जाए, यानी कि फार्मर बोलेगा भाई हम खुद काम करेंगे, हम किसी और को आने नहीं। कोऑपरेटिव सोसाइटी को यहाँ पे इंक्लूड क्यों की गया, भगवान जाने। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब यही होता है, वो सोसाइटी जो रजिस्टर्ड होती है जब सोसाइटी फॉर्मेशन के बाद। ठीक है, डेवलपमेंट प्लान। अब ये F1 जो है ना, यहाँ पे एफ, कोऑपरेटिव को डेवलप करने के लिए प्लान किया जाता है, जो एमपी प्रदेश नगर तथा ग्राम निविदेश 1973। ये एक्ट नंबर है 23। ये एक्ट हमारा जो मेन एक्ट है वो 20 है, और इस एक्ट को देख लीजिए, ये 23 है, 1973 में है। प्री क्वेश्चन से देख लेना। गवर्नमेंट फॉरेस्ट को लेकर इंडियन जो है, इंडियन गवर्नमेंट फॉरेस्ट एक्ट 1927, इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला। गवर्नमेंट लीजी, लेसर कौन होता है, लीजी कौन होता है, ये तो आप पढ़ के आना ही चाहिए अंडर सेक्शन 181। होल्डिंग पार्सल लैंड सेपरेटली असेस टू लैंड रेवेन्यू हेल्ड अंडर टेन्योर। इंप्रूवमेंट को लेकर ये सारी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए कि टैंक्स, वेल्स, वाटर चैनल्स, ये सबके सब होने चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम, प्लांटिंग ट्रीज, आपको पता होगा कि, खैर अभी नहीं बताती हूँ। इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग, और उसके बाद में रिन्यूअल और कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें, जैसे कि आज भी एमपी बहुत पीछे चल रहा है, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस एक्ट को बनाया गया है। वैसे तो ये एक्ट बहुत पुरानी है। इसमें डज नॉट इंक्लूड टेम्पररी वेल्स, नहीं होने चाहिए। वाटर चैनल्स आपको पता है, पेटी अल्टरेशन, रिपेयर्स वगैरह होने चाहिए। एनी सब्सटेंशियली डिफरेंट एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं। कोई भी वर्क जो बेनिफिट्स होए सर्वल होल्डिंग्स को, डीम टू बी एन इम्प्रूवमेंट, यानी कि हर चीज में इम्प्रूवमेंट लाने की बहुत बहुत जरूरत है। चलिए आ जाते हैं के पे। 2K लैंड होती है। ठीक है, 2K लैंड जो कि अर्थ सर्विस, वेदर अंडर वाटर, अंडर वाटर रेफर टू दिस कोड। यहां पर देखो, नॉट अंडर वाटर की बात की गई है, पानी के अंदर नहीं। हाँ, इंक्लूड द अटैच टू परमानेंटली, यार ये तो अपन लैंडलेस पर्सन, जो जिसके पास लैंड है ही नहीं, और हुज अ बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट, जो कि फार्मर है ना,
और बोनाफाइड है और लैंडलेस है, जिसके पास जमीन नहीं है, तो इस पर्पस के लिए फैमिली पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी कंसिस्ट ऑफ इशू ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, लैंड रिकॉर्ड को देखिए, ऐसा प्रोविजन ऑफ दिस कोड। लैंड रेवेन्यू को देख लीजिए, गवर्नमेंट जाएगी लेकिन लैंड रेवेन्यू नहीं छोड़ेगी, जिसके लिए प्रीमियम रेंट है, मनी है। ठीक है, ये वेरिएशन एक्सप्रेशन के बारे में क्या है। लीगल प्रैक्टिस ना, हम सब जो भी एग्जाम दे रहे हैं तो ऑफकोर्स वी आर लीगल प्रैक्टिसर्स, जिसको हमने 1879 के एक्ट में पढ़ा रखा है। मैंगो, मैंगो को कौन भूल सकता है ना, समर इज अ मैंगो। ठीक है, मेजर पोर्शन ऑफ जो भी यूज होता है प्राइमरी प्लांटिंग ऑफ ट्रीज के लिए रखा गया है। ऑर्चिड्स, ऑर्चिड्स आपको पता है कि ये ऐसे तरीके के ये रहते हैं जहां पर नंबर ऑफ ये रहते हैं जो कि स्टैंड ऑन मेजर पोर्शन होता है, प्राइमरली इसको कहा जाता है प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। जैसे मैंगो के लिए वैसे ही ऑर्चिड्स होते हैं। ठीक है, प्लॉट नंबर, अभी आपको पता है कि हर किसी प्लॉट को, यानी कि एरिया समझो 1 गुंठा है, ठीक है, 1 गुंठा लैंड है, तो उसको प्लॉट नंबर दिया जाएगा, है ना। प्लॉट नंबर देने के बाद में सोसाइटी फॉर्म होती है। ठीक है, कौन फॉर्म करेगा, रिकॉग्नाइज एजेंट फॉर्म करेंगे। कैसे रिकॉग्नाइज एजेंट, जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी होती है। रीजन देखिए, ऐसी रीजन जो महाशाकल रीजन है मध्य प्रदेश में, भारत रीजन, भोपाल रीजन, और ये सारे रीजन्स को लेकर आपको पूछा जाएगा, तो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से 100% देख लीजिए। रेंट अ लीजी टू बी अ भूमि स्वामी ऑन अकाउंट ऑफ ऑक्यूपेशन, गवर्नमेंट लीजी, जो कि ऑक्यूपेशन ऑफ द लैंड लीज आउट बाय द गवर्नमेंट। रेवेन्यू ऑफिसर कौन होता है, वो ऑफिसर जो कि स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट करता है। ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर, टू यू रेवेन्यू, टू वी रेवेन्यू, पहले रेवेन्यू ऑफिसर फिर रेवेन्यू का साल, जो कि कमेंस करता है स्टेट गवर्नमेंट, जो भी स्पेशल या लोकल एरिया बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट करती है कि भैया ऐसे नहीं ऐसे होगा। टू वी वन सेक्टर, अभी आपको पता है सेक्टर जो होता है लैंड एंड अर्बन एरिया, जो कि रिकॉग्नाइज किया जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वी टू सर्विस लैंड, सर्विस लैंड आपको पता है कि जो सर्विस रोड कैसे होता है वैसे ही सर्विस लैंड होती है। सब डिविजन, जहां पे सर्वे नंबर का सब सर्वे नंबर हमने ऊपर भी देखा, और यहाँ पे देखिए सर्वे नंबर वो नंबर होता है, जैसे हमने ऊपर देखा कि प्लॉट नंबर क्या होता है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सर्वे नंबर क्या होता है। ठीक है, ऊपर हमने क्या देखा, प्लॉट नंबर, सर्वे नंबर क्या होता है, जो समझो बहुत बड़ा लैंड है, ठीक है, बहुत बड़ा लैंड है, एकर्स में लैंड है, उसको सर्वे नंबर दिया जाता है। ठीक है, चल, टेन्योर ना होल्डर का मतलब क्या होता है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट ठीक समझे। टिम्बर ट्रीज में इसको देख लीजिए आप, ये टिम्बर ट्रीज है, इसमें से आपको एक आधा क्वेश्चन तो 100% आ जाएगा। टू कल्टीवेट पर्सनली, अनऑक्यूपाइड लैंड, ऐसी लैंड जो अवधि या सर्विस लैंड को लेकर है। ठीक है, भूमि स्वामी या गवर्नमेंट लीजी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अर्बन एरियाज को देख लीजिए, इसको पहले भी मैंने बता दिया। विलेज क्या होता है ये तो आप जानते ही होंगे। चलिए चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं। कंसिस्टेंट ऑफ बोर्ड रेवेन्यू की बात कर रहा है कि जहां पर मध्य प्रदेश ऑफ अ प्रेसिडेंट, 2 और मोर मेंबर्स ऑफ द स्टेट बनता है और फिट टू अपॉइंट। ठीक है, इस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो प्रेसिडेंट होता है वो एग्जिस्टिंग बोर्ड का मेंबर होता है। ठीक है, और बोर्ड रेवेन्यू फॉर मध्य प्रदेश के लिए सिर्फ एमपी है, तो मध्य प्रदेश को ही पकड़ के चलिए। ठीक है, एग्जाम तो वैसे भी कल है, तो 100% ये सारी बातें तो पढ़ के गए होंगे। प्रिंसिपल सीट एट द प्लेस सिटिंग ऑन द बोर्ड, यहाँ पर क्या होता है, जो प्रिंसिपल सीट की बताई जा रही है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, ऑर्डर अपॉइंट करती है, तो उस हिसाब से प्रिंसिपल सीट बनती है। ठीक है, अब इसको कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, यहाँ पे कंडीशन लगाई गई है। जो प्रिंसिपल होगा वो कंडीशन लगाएगा कि भैया ऐसे नहीं ऐसे करना है। यहाँ पर एलिजिबल हाईकोर्ट के जजेस, ठीक है, कौन अपॉइंटमेंट होती है, किन की अपॉइंटमेंट होती है, हाईकोर्ट के जजेस। यहाँ हैज बीन अ रेवेन्यू ऑफिसर, जो कि 5 साल तक रेवेन्यू ऑफिसर क्या है, लोअर रैंक ऑफ अ करेक्टर। इनकी सैलरीज की बात की जाए तो अभी तो अपॉइंट हो चुके हैं भाई ये, तो इनकी सैलरी क्या होगी, इनकी सैलरी ये होगी कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट तय करेगी, इनकी सैलरी उनके फंड से दी जाएगी। अब जुरिस्डिक्शन की बात की जाए कि ये जो कोर्ट जुरिस्डिक्शन की बात की जाए, तो स्टेट होगा स्टेट को लगेगा, सेंट्रल होगा सेंट्रल को लगेगा। 7 फिनिश पावर ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ द बोर्ड, जहां पर ये मैटर रिविजनल जुरिस्डिक्शन की बात कर रहा है या एपलेट या रिविजनल जुरिस्डिक्शन की बात कर रहा है, तो अथॉरिटीज जो भी मैटर होगा वो रिटर्न कर सकती है। एक्सरसाइज ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ सिंगल बेंचेस, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो भी बोर्ड ऑफ बेंचेस है वो कॉन्स्टिट्यूट वन मेंबर करती है, एक या एक से अधिक मेंबर की बात की जा रही है। ठीक है, इनको पावर होगा डिवीजन बेंच का, यानी कि दिस इज अ रूलिंग ऑफ डिवीजन ऑफ द बोर्ड। यहाँ पर केसेस जो पेंडिंग होते हैं, कमेंसमेंट ऑफ द कोर्ट, जो अपील एप्लीकेशन रिवीजन या अदर पेंडिंग होती है, तो कमिंग इनटू द फोर्स डिसाइडेड बाय द बोर्ड, यानी कि बोर्ड डिसाइड करेगी। चलिए चैप्टर नंबर 3 पे आ जाते हैं। ये रेवेन्यू ऑफिसर्स है, देख लीजिए। प्रिंसिपल रेवेन्यू, कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर लैंड लॉर्ड, एडिशनल कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड, कलेक्टर,
एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर, सब डिविजनल डेप्यूटी असिस्टेंट। अब इसको मैं आपको याद करने की ट्रिक बताती हूँ। पहले प्रिंसिपल आया, पीछे कमिश्नर आया, एडिशनल को लाया, एडिशनल ने क्या किया, लैंड रिकॉर्ड पूछा, लैंड रिकॉर्ड किससे पूछा, एडिशनल कमिश्नर्स को। एडिशनल कमिश्नर डर गया, कलेक्टर को बुलाया, एडिशनल कलेक्टर को बुलाया, कहाँ का डिस्ट्रिक्ट सर्वे करने निकले, क्या है, किधर है पैसा। सब डिस्ट्रिक्ट डिविजनल ऑफिसर भी आया, डेप्यूटी को बुलाया और असिस्टेंट कलेक्टर को थमा के लाया। चलिए, कंट्रोल ओवर दी रेवेन्यू ऑफिसर्स। अब इनका कंट्रोल कौन करता है, जो कमिश्नर होता है, रेवेन्यू ऑफिसर जो भी सबऑर्डिनेट टू द कमिश्नर। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट, जो भी रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं सबऑर्डिनेट टू दी कलेक्टर ही होते हैं, ठीक है। अब इनके पावर्स हैं, जो इनके रूल्स हैं, आपको यहाँ पे देखने की अबॉलिश डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिविजन की बात की जा रही है। जो भी स्टेट गवर्नमेंट अल्टर करती है उनके लिमिट्स को, सब डिविजन, तहसीलदार जो होते हैं, ठीक है, जो तहसीलदार होते हैं इन्हें तहसील कहा जाता है, वैसे इनको तहसीलदार भी कहा जाता है, जो प्रोवाइड करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट इनवाइट करती है ऑब्जेक्शन फॉर द प्रपोजल इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, यानी कि अगर ऐसी कोई भी बात होती है तो ऑब्जेक्शंस को ओपन अप कर दिया जाता है, प्रपोजल रख दिया जाता है डिवीजन ऑफ द तहसील टू क्रिएट अ न्यू अबॉलिश, यानी कि उन्हें इसलिए रखा जाता है कि वो कर सके और उनके ऊपर जो भी ऑब्जेक्शन है उनको इन्वाइट कर सके, ठीक है। सेक्शन नंबर 13 का 2 जो मध्य प्रदेश एक्ट कहता है कि नोटिस जो स्टेट गवर्नमेंट लिमिट्स के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करती है, तो यहाँ पे इसको शेड्यूल में देख लेंगे, पर जो भी है एक्सपायरी ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस, सजेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेक्रेटरी। अब यहाँ पर देख लीजिए जो शेड्यूल है, ठीक है, ये डिविजन का है, ये नेचर ऑफ थिंग्स है, ये लिमिट्स है, ठीक है। न्यूज, चलो इसको ऐसे ही पढ़ेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं आप ऐसे याद रखेंगे। अब रीजंस क्या है, 13 है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कमिश्नर, पहले अभी अपॉइंट कर लीजिए। पावर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर ऑफ अ डिवीजन की बात की जाए तो जो स्टेट गवर्नमेंट है कोई भी कंडीशन नोटिफिकेशन ओपन कर सकती है असाइन टू द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। पावर ऑफ एडिशनल कमिश्नर, अब इसका पावर क्या है, हमने पावर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर तो देख लिया, एडिशनल कमिश्नर तो इससे तो कम ही होगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं जो केसेस होते हैं या क्लास ऑफ केसेस होती है जो स्टेट गवर्नमेंट जनरल ऑर्डर निकाल के कमिश्नर डिवीजन अपॉइंट करके फिनिश ऑफ कर देती है, ठीक है। पावर टू अपॉइंट अ कलेक्टर, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पावर टू अपॉइंट अ कलेक्टर का मतलब क्या होता है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करती है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है पूरा जो लोकल एड रहता है उसके ऊपर पूरा उसका ध्यान रहता है। पावर टू अपॉइंट अ एडिशनल कलेक्टर, द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एडिशनल कलेक्टर, यानी कि अपॉइंट कर सकती है जो भी स्टेट गवर्नमेंट चाहे, जनरल और स्पेशल ऑर्डर्स निकाल के। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट कलेक्टर, जॉइंट कलेक्टर एंड डेप्यूटी कलेक्टर। ये देखिए स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है असिस्टेंट कलेक्टर जो कि फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड का है, जॉइंट कलेक्टर और डेप्यूटी कलेक्टर जैसे भी स्टेट गवर्नमेंट चाहे, तहसीलदार और एडिशनल एंड नायब तहसीलदार, इन लोगों को अपॉइंटमेंट करने के लिए देखो स्टेट गवर्नमेंट जैसे भी अपॉइंट करना चाहे इन लोगों को अपॉइंट कर देती है, ठीक है। और तहसीलदार जो होते हैं वो पूरा पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं जैसे भी इस कोड में दिया गया है, और में वन और मोर का अगर कोई एब्सेंट होता है उनके जगह पे एक और एक से ज्यादा तहसीलदार अपॉइंट हो जाते हैं। चलिए, अपॉइंटमेंट ऑफ अ सुप्रीडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड सुप्रीडेंट, देखो कहीं ना कहीं इनको जो भी स्टेट गवर्नमेंट है क्या करती है, डिस्ट्रिक्ट पर्सन को अपॉइंट करती है, और सुप्रीडेंडेंट और असिस्टेंट को अपॉइंट करने के बाद में जो भी पावर्स और ड्यूटीज कंफर्म की जाती है इस एक्ट के अकॉर्डिंग जैसे आया है। सब डिविजनल ऑफिसर्स कौन होते हैं, जो भी कलेक्टर होता है, असिस्टेंट कलेक्टर, डेप्यूटी कलेक्टर, ये इंचार्ज होते हैं वन और मोर सब डिवीजन के। देखो ये किसके इंचार्ज होते हैं, सब डिवीजन के, और परफॉर्म करते हैं जो भी ड्यूटीज और जो भी राइट्स है। सबऑर्डिनेशन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, सबऑर्डिनेट की बात करें तो जो भी रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं वो सबऑर्डिनेट टू किसके होते हैं, सब डिविजनल ऑफ, जो अपन ने तहसीलदार देखा ना ऊपर, देखो टू दी तहसीलदार, ठीक है। सेंटर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, रेवेन्यू ऑफ पब्लिक सर्वेंट और लोकल बॉडी की अपन बात करें तो इसमें अंडर सेक्शन 72, 113, 135, 165, 237, 238, 243, 251, ये आप थोड़ा सा देख के जाइए। पब्लिक सर्वेंट को देखो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में, वैसे ये जो पॉइंट है ये क्या बोल रही है, ये लोकल बॉडी की बात करिए और पब्लिक सर्वेंट की बात करिए, तो यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट कौन होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट या एनी बॉडी कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश बाय द स्टेट गवर्नमेंट। 25 पे आते हैं, पावर्स टू एक्सरसाइज ऑन ट्रांसफर, जो भी रेवेन्यू ऑफिसर है वो भी इन्वेस्ट किया जाए है, तो इक्वल हायर ऑफिसर ऑफ द सेम नेचर, इक्वल 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 हायर सेम ऑफिसर होता है, ठीक है। कलेक्टर इन केस ऑफ टेम्पररी वैकेंसी, यानी कि अगर समझो कि कोई कलेक्टर एब्सेंट है तो उसकी टेम्पररी वेकेंट जो भी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी जिसका सक्सेसर होगा, यानी कि उसका ही फील्ड वाला बंदा, सेम टू सेम। चलिए चैप्टर नंबर 4 पे आते हैं, प्लेस ऑफ होल्डिंग इंक्वायरीज को लेकर देखिए, एक्सेप्ट फॉर द रीजंस इन राइटिंग, रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा,
इंक्वायर करेगा, सुनेगा, और जो भी आउटसाइड लीगल जुरिस्डिक्शन होगा, प्रोवाइड सब डिविजनल ऑफिसर भी इंक्वायर कर सकता है। 28 पे आते हैं, ये बोलता है पावर टू एंटर अपॉन सर्वे लैंड। आपको पता है कि जो पटवारीज रहते हैं, जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स होते हैं या रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सर्वे करते हैं लैंड पे क्या है, किस तरीके का लैंड है, वो सारी चीजें कि यहाँ पे बिल्डिंग का एंक्लोजर्स, गार्डन कहाँ बन सकता है। पता है ना आपको कि गार्डन का जो प्लेस रहता है वो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने प्लेस अपने इस पे रख देती है। चलिए, पावर टू ट्रांसफर केसेस, यानी कि यहाँ पर जैसे कि जो बोर्ड बनाया है वो क्या कर सकती है, रेवेन्यू ऑफिसर या अनदर रेवेन्यू ऑफिसर जो इक्वल रैंक का है उनको ट्रांसफर करके जस्टिस लाने के लिए कोशिश की जा सकती है। पावर टू ट्रांसफर द केसेस टू द सबऑर्डिनेट, अगर वहां पे फुल है तो इनका पावर क्या है, वो केसेस को ट्रांसफर कर सकते हैं। जो भी सबऑर्डिनेट्स होंगे, जो कि कॉम्पिटेंट होंगे टू डिसाइड द केस और क्लास ऑफ केसेस, जो कॉम्पिटेंट होंगे उन्हीं को दिया जाएगा। चलिए, कंट्रोल टू द स्टेटस ऑफ द बोर्ड और रेवेन्यू ऑफिसर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो भी रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं, जो भी क्वेश्चन अराइज होता है कि बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट पर्सन के बीच में, तो प्रोविजन जो भी चल भी रेवेन्यू कोड होगा वो डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा, रेवेन्यू कोड। इनहेरेंट पावर्स, यानी कि जो भी पावर्स होते हैं, ये वो पावर्स होते हैं जो कि इनबिल्ट पावर्स होते हैं टू मीट द एंड्स ऑफ जस्टिस। चलिए, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, पावर ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर्स टू इंक्वायर द अटेंडेंस या और डॉक्यूमेंट्स रिसीव ऑफ द एविडेंस, जो कि हम लोगों को सीपीसी में दिया गया है ना, सेक्शन 132 और 133 और सेक्शन 41, यहाँ पर जो है वो रेवेन्यू को अकॉर्डिंग लगता है। यही चीज हमने जो सीपीसी रुकी हुई है, जो भी तहसीलदार का लिमिट्स है उसकी जो जुरिस्डिक्शन होगी उसको अपनी परफॉर्मेंस करनी होगी। और प्लेस नॉट लेस देन 50 की बात की जाए, रेलवे कम्युनिकेशन के डिफरेंस के बाद बताई गई है, 5-6 डिस्टेंस के बारे में बताया गया। कॉम्पिलन, या अगर आप किसी को कॉम्पिल कर रहे हो अटेंडेंस को इशू अगर कर सकता है तो वो बेलेबल वारंट भी इशू कर सकता है, अरेस्ट करवा सकता है और फर्निश करने के लिए बोल सकता है कि तू सिक्योरिटी दे दे कि कल को तू भाग गया तो हम तुझे कहां से पकड़ के लाएंगे। दिस इज 34, कॉम्पिल किया जाएगा, पकड़ के रखो। हियरिंग इन द एब्सेंस ऑफ पार्टी, यानी कि अगर पार्टी एब्सेंट है तो उसके हियर में भी रेवेन्यू ऑफिसर क्या कर सकता है, समन कर सकता है। और नोटिस सर्विस करने के बाद वो नहीं आता है तो वो डिसमिस एंड डिफॉल्ट भी हो सकता है। डिसमिस एंड डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि आप अगर नहीं आ रहे हो तो कोर्ट डीआईडी का ऑर्डर कर देती है। दिस इज कॉल्ड डिसमिसल इन डिफॉल्ट विच इज कॉल्ड एज डीआईडी। ओके, यहाँ पर 30 डेज का टाइम पीरियड दिया गया है, जैसे भी नॉलेज होगा 30 डेज के अंदर नहीं आओ रिजेक्ट हो जाएगा। चलो, अजेंडमेंट फॉर हियरिंग, अगर रेवेन्यू ऑफिसर किसी काम में बिजी है तो वो अजेंडमेंट भी दे सकता है। टाइम टू टाइम जो भी अजेंडमेंट्स उसको लगेंगे वो प्रोसीड किया जा सकता है। यहाँ पर सीपीसी का रहता है कि 3 अजेंडमेंट ले लो, बाकी की बात तो खत्म हो गई। तो इसको देखिए, पावर टू अवार्ड कॉस्ट की बात अगर मैं आपको बता दूं कि ये कॉस्ट को भी अवार्ड किया जा सकता है, जो भी फीस होगी लीगल प्रैक्टिसर लेगा, शैल नॉट बी अवार्ड टू एनी कॉस्ट केसेस एंड प्रोसीडिंग। ठीक है, जो भी कंसिडर किया जाएगा और रिकॉर्ड लिया जाएगा इन राइटिंग में। मैनर ऑफ एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर टू डिलीवर पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अब यहाँ पर जो भी पर्सन है जो ऑर्डर किया जा रहा है पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर, उसको नोटिस सर्विस किया जाएगा। नोटिस अगर ओबे नहीं किया कर रहा है तो सबऑर्डिनेट ऑफिसर क्या करेगा, रिमूव करेगा और रिफ्यूज करेगा, वेकेट द सेम। ऑफिसर रिमूविंग अगर सच पर्सन है, ऑब्स्ट्रक्ट किया जाएगा। रेवेन्यू ऑफिसर शैल होल्ड एंड समरी इंक्वायरी कि भाई फैक्ट्स क्या था, क्या ऑब्स्ट्रक्शन था, क्या लिटिगेशन था, किस वजह से ये सब किया गया है। ठीक है, 39 पे आते हैं, पर्सन बाय होम अपीयरेंस ऑफ एप्लीकेशन में भी बिफोर रेवेन्यू ऑफिसर्स, यानी कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो बोला गया है कि जो रेवेन्यू ऑफिसर्स है इस कोर्ट के अंदर जो भी पार्टीज आती है उनको रिकॉग्नाइज एजेंट्स को लेके आती है या लीगल प्रैक्टिशनर्स, क्योंकि अगर वो नहीं आ सकती तो सेक्शन 132 और 133 सीपीसी तो अपन पढ़ के ही आए हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ शेड्यूल नंबर 1, ये जो इफेक्ट है कि जो कोड अंटिल एनुअल अल्टर्ड इन अकॉर्डेंस विद द चैप्टर, यानी कि ये वैसे ही चलेगा जैसे कि कुछ ये होता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ अ रेवेन्यू ऑफिसर रिवर्सेबल बाय द रीजन ऑफ एरर और इरेगुलरिटी, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप ये डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन देखिए कि वेदर कोई एरर हुआ है, ओमिशन हुई है इस कोड के अंदर जो ओकेशन ऑफ फेलियर ऑफ जस्टिस, देखो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यहाँ पे याद रखना है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ऑब्जेक्शन शुड बी अर्लियर स्टेज, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन देना है तो पहले ही लेके खत्म करना है, वरना बाद में आप उठ के ये नहीं बोल सकते। सिविल प्रोसीजर अप्लाई करेगा यहाँ पर। ठीक है, जो भी है देखो, वैसे भी एप्लीकेशन तो अकॉर्डिंग टू सिविल, क्योंकि रेवेन्यू तो वैसे ही वही करता है। अपील रिवीजन एंड रिव्यू, हम तो ये सीपीसी में भी देख के आए हैं, है ना। अपीलेट एंड अथॉरिटीज, अपील एंड अपीलेट अथॉरिटीज को लेकर जो भी कहा गया है, ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर कॉम्पिटेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग ही किया जाता है। रेवेन्यू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू डेफिनेटिव ऑफिसर, ये पूरा हैरार्की है, इसको देख लीजिए आप, एक बार रीड आउट कर लीजिए कि इसके अकॉर्डिंग कौन होगा। विदाउट गोइंग ज्यादा इनटू द डिटेल, नो अपील अगेंस्ट दी सर्टेन ऑर्डर्स, ऐसे कोई अपीलेट ऑर्डर्स जो होते हैं जो बार्ड बाय द लिमिटेशन होते हैं। लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 5 क्या बोलता है कि आपको बार है, बार ऑफ लिमिटेशन की जो बात की गई है। ठीक है, अगर आपको
लिमिटेशन का पार हो रहा है तो रिजेक्ट एप्लीकेशन फॉर रिव्यू, आपकी एप्लीकेशन रिव्यू के लिए रिजेक्ट की जाती है। ये तो कोर्ट की मर्जी है एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना। रिजेक्टिंग एप्लीकेशन इंटरम नेचर का, पास अंडर द प्रोविजन इस सेक्शंस को देख लीजिए। ओके, नो सेकंड अपील शैल लाई फ्रॉम द ऑर्डर पास, यानी कि कोई भी सेकंड अपील नहीं हो सकती। एक अपील अपने विदाउट लिमिटेशन फाइल कर दी तो वो भी गया। लिमिटेशन ऑफ अपील को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 45 डेज का पीरियड है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये 45 डेज का पीरियड है। एमपी लैंड रेवेन्यू कोड की अमेंडमेंट आई थी 2018 की, ये क्वेश्चन 3 में 100% पूछा जाएगा, ध्यान से देखिए। लिमिटेशन एक्ट, जो भी डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ सच ऑर्डर, जैसे ही आपको डेट का नॉलेज आता है उसके अकॉर्डिंग आपके ऊपर बाइंडिंग हो जाएगी। कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑब्जेक्टेड फॉर अकंपनी द पिटिशन, हर जो भी पिटिशन होगा, अपील होगा, रिव्यू होगा, जो भी सर्टिफाइड कॉपी होगा, प्रोडक्शन ऑफ अ सच कॉपी। एप्पल पावर ऑफ द एपेलेट अथॉरिटी, इनके पावर्स क्या है, उसके बाद में रिवीजन में जा सकते हैं क्या, अगर ऐसा है कि ऑर्डर रिविजिबल है तो 100% रिवीजन में जाते हैं। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए, इतना वेरी इंपॉर्टेंट तो नहीं है। रिव्यू ऑफ द ऑर्डर्स, ये इंपॉर्टेंट है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो कि सो मोटो खुद से एप्लीकेशन देके, सो मोटो का मतलब होता है ऑन इट्स ओन, खुद से, ठीक है, रिव्यू कर सकता है अगर उसे लगे तो। प्रेडिसेसर इन ऑफिस जो होता है वो पास कर सकता है जैसे उसे ठीक लगे। ठीक है, इसमें देखिए, कमिश्नर कलेक्टेड द डिस्ट्रिक्ट सर्वे थिंग्स इट नेसेसरी रिव्यू, अगर उन्हें लगता है रिव्यू करने की जरूरत है तो बिल्कुल रिव्यू कर सकते हैं। नो ऑर्डर शैल बी वेरीड, कोई ऑर्डर वेरी नहीं किया जा सकता। नो ऑर्डर शैल बी अपील मेड, नो अपर एनी क्वेश्चन राइट बिटवीन द प्राइवेट पर्सन एंड शैल बी रिव्यूड। ठीक है, नो ऑर्डर शैल बी रिव्यूड एक्सेप्ट ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनने का, डिस्कवरी ऑफ न्यू इंपॉर्टेंट, कोई इंपॉर्टेंट या नया एविडेंस आया, उसको नॉलेज आया एप्लीकेंट को, कोई मिस्टेक हुआ है अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, यानी अगर कोई मिस्टेक कर दिया है, गलती से गलती हो चुकी है तो सफिशिएंट रीजन देके। वैसे स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑर्डर, स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑर्डर्स का मतलब ये होता है कि एग्जीक्यूशन ऑर्डर अगर और डिक्री हो गया है तो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में स्टे लेके आया सकता है, अगर जो कि टाइम प्रिस्क्राइब है, अगर आपने उस प्रिस्क्राइब पीरियड में किया है तो आप जब तक के लिए स्टे भी मांग सकते हो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स के लिए। एप्लीकेशन फॉर लिमिटेशन एक्ट, इसको लिमिटेशन एक्ट की जो एप्लीकेशन दी गई है, लिमिटेशन एक्ट शैल अप्लाई टू द अपील एप्लीकेशन फॉर द रिव्यू ऑर्डर। यहां पर देख लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 53 से आपका क्वेश्चन बन सकता है। 54 में देखिए, पेंडिंग रिवीजन की बात की जा रही, जब तक रिवीजन पेंडिंग है तब तक क्या करेगा, कॉम्पिटेंट कोर्ट हियर करेगा, तो इसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया गया है। चलिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्डर की बात की जाइए, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। लैंड एंड लैंड रेवेन्यू की बात करें, स्टेट ओनरशिप इन ऑल लैंड्स। ठीक है, प्रोविजो क्या बोलता है, प्रोविजो इंपॉर्टेंट है कि जो भी डीम अफेक्ट होता है एनी राइट्स ऑफ एनी पर्सन, सच पर्सन जैसे भी होगा, तो यहाँ पे सीपीसी अप्लाई हो जाएगा। जो भी टेम्पररी इंजंक्शन की बात की गई है, देखो कहीं ना कहीं इंजंक्शन तो चाहिए ना, जब तक हम लोग, अगर आगे की बात कैसे होगी, तो यहाँ पर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन डेटेड 4 जनवरी 1984, इस डेट को लेकर पूछा जा सकता है। पब्लिकेशन फ्रॉम द तहसीलदार शैल रीस्टोर द पोजेशन, यानी कि अगर रीस्टोर करना पड़ता है, पोजेशन देना पड़ता है, वापस रिटर्न करना है, तो उसको वो भी कर सकता है, जैसे कि सिविल सूट में हमें पढ़ा हुआ है। 58 पे आ जाते हैं, लाइबिलिटी ऑफ पेमेंट लैंड रेवेन्यू को लेकर, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पशन फॉर पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, यहाँ पर आप देख लीजिए, कोई भी एनी होल्डिंग ऑफ 2 हेक्टर्स, 2 हेक्टर ऑफ लैंड को, ये 2 हेक्टर लैंड रखी जाती है ओनली फॉर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, कि जो लैंड यूज की गई है नॉन एग्रीकल्चर पर्पस, स्टेट गवर्नमेंट उसको लेकर नोटिफिकेशन निकालेगी, भाई ये एग्रीकल्चर पर्पस के लिए नहीं है। लैंड रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू पर्पस ऑफ लैंड यूज, इसको इतना वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जब मेंस की प्रिपरेशन होगी तब देख लेंगे अपन। चलिए आगे बढ़ते हैं। असेसमेंट व्हेन टू बी टेकन, असेसमेंट कब की जाएगी, सेक्शन 59 के अकॉर्डिंग ये पूछा जा सकता है, नॉट 59 बट 59A को पूछा जा सकता है। ठीक है, 59B नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर लैंड सर्वे के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन क्या है लैंड सर्वे को लेकर, देखो आपने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी थी क्या लैंड सर्वे को लेकर, जो भी डिवीजन ऑफ लैंड होती है उसको सर्वे नंबर्स रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, उस सर्वे नंबर को लेकर लैंड की पहचान होती है कि ये सर्वे नंबर के अंदर आपका प्लॉट किधर आ रहा है, तो वो प्लॉट नंबर्स दिए जाते हैं, सर्वे नंबर को प्लॉट नंबर दिया जाता है उस लैंड को। देखो क्या होता है, एक बड़ी सी लैंड होती है, उसकी प्लॉटिंग होती है, ऐसे ऐसे करके उसकी प्लॉटिंग होती है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है, समझो एक किसने लिया एक किसने लिया, तो इनका पूरा ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बनाया गया है कि जो भी मैप होता है, फील्ड मैप होता है, उसके अकॉर्डिंग तय किया जाता है। अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड्स, कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है, लैंड रिकॉर्ड्स का पूरा डिटेल मैनेज करते हैं, क्योंकि कौन से सर्वे नंबर में कौन सा लैंड क्या है। ठीक है, क्योंकि इनको गार्डन पर्पस या एनओसी पर्पस के लिए भी देना पड़ता है। 63 अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल कमिश्नर, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इसके पावर्स एंड ड्यूटीज दिए गए हैं। नोटिफिकेशन ऑफ द प्रपोज लैंड सर्वे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ सर्वे ऑफिसर
यहाँ पर डेप्यूटी सर्वे एंड असिस्टेंट सर्वे की बात की गई 65 में। जो भी कलेक्टर होता है, सब डिविजनल ऑफिसर होता है, डेप्यूटी सब डिविजन, तहसीलदार, इसको लेकर अपन ऊपर ऑलरेडी देख के आए हैं। पावर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर, डेप्यूटी सर्वे ऑफिसर ऑफ असिस्टेंट सर्वे ऑफिसर, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, फॉर्मेशन ऑफ सर्वे नंबर्स, ब्लॉक नंबर्स। अब यहाँ पे ना ब्लॉक नंबर्स जो होते हैं, प्लॉट नंबर्स जो होते हैं, ये ब्लॉक्स दिया जाता है। नॉन अर्बन एरिया जो होती है, देखो यहाँ पर क्या रहता है, मेजरमेंट ली जाती है, लैंड की मेजरमेंट ली जाती है कि उनको अकॉर्डिंग टू भी कंस्ट्रक्शन किया जाता है। ठीक है, प्लिंथ साइज वगैरह जो होता है, प्लिंथ साइज, ठीक है, प्लिंथ साइज छोड़ के इनको आगे का ये करना पड़ता है, तो वो तो प्लान के अकॉर्डिंग सारी चीजें होती है। तो बुक का नंबर ऑफ रिकॉग्नाइज, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। ब्लॉक नंबर्स लैंड इन एग्रीकल्चर पर्पस, यानी कि ब्लॉक नंबर्स होते हैं कि ये लैंड के अंदर ये एग्रीकल्चर लैंड है, इसका ब्लॉक नंबर ये है, इसका ब्लॉक नंबर ये है। ठीक है, डिवाइडेड ब्लॉक्स होते हैं उसके अंदर नॉन एग्रीकल्चर के लिए। चलिए 68 पे आ जाते हैं, पावर टू री नंबर और अमालगेट सर्वे नंबर्स, ब्लॉक नंबर और प्लॉट नंबर। अमालगेट करना यानी कि मिलाकर अगर ऐसा कोई भी करना है, तो जो भी डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर होता है वो री नंबर कर सकता है, सब डिवाइड कर सकता है। देखिए, जो पावर है वो डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर को है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रोविजो क्या बोलता है, नो डिवीजन अमालगेशन ब्लॉक नंबर प्लॉट नंबर शैल बी परमिसिबल, नहीं करने की परमिशन है। पर मध्य प्रदेश ने तक ग्राम निवेश जो अपन ने देखा 1973 में दिया गया है, इस अमालगेशन को ब्लॉक नंबर प्लॉट नंबर असेसमेंट के अकॉर्डिंग किया जाता है। चलिए, एंट्री सर्वे नंबर ब्लॉक नंबर प्लॉट नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डिवीजन ऑफ ब्लॉक नंबर, जो भी एरिया असेसमेंट होती है कि सर्वे नंबर प्लॉट नंबर के अकॉर्डिंग इनका सब डिविजन होता है, उसके अकॉर्डिंग उनको नंबर्स पड़ते हैं। ठीक है, अवधि ऑफ विलेज, इसको अवधि को अपन ने ऊपर पहले से ही देख लिया। असेसमेंट क्या होता है, ऑल लैंड्स आर असेस, सारे लैंड्स को असेस किया जाता है, उनके अकॉर्डिंग ही ये किया जाता है। ड्यूटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर टू मेंटेन मैप्स एंड रिकॉर्ड्स। क्यों मैप्स एंड रिकॉर्ड्स, क्योंकि अगर यहाँ पर समझो मैप के अकॉर्डिंग, आपको पता है कि मैप के अकॉर्डिंग यहाँ पे गार्डन है, तो उतने डिस्टेंस पे आप लोगों का अपना घर बना सकते हो। वो एरिया जो होती है वो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक्वायर भी कर सकती है। ठीक है, गवर्नमेंट कैन ऑल्सो एक्वायर फॉर लैंड, जो है वो मंदिर के पर्पस के लिए, गार्डन के पर्पस के लिए, या एनी अदर पर्पस। ठीक है, पावर ऑफ द सब डिविजन ऑफिसर टू करेक्ट एरर्स, जो भी एरर अर्थमेटिकल या जो भी मिस्टेक्स है उसको जो सब डिविजनल ऑफिसर है वो करेक्ट कर सकता है। पावर टू प्रोवाइड द चैप्टर टू बी एक्सरसाइज, पावर टू मेक रूल, स्टेट गवर्नमेंट, हमने पहले से ही देखा कि स्टेट गवर्नमेंट का ये एक्ट वैसी है। मैक्सिमम और मिनिमम रेट ऑफ असेसमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो असेसमेंट होगी वो 1¼ टाइम्स होगी और 3/4 ऑफ द असेसमेंट जैसे भी होगी। प्रोविजो क्या बोलता है, मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट के अकॉर्डिंग ये होगी। ठीक है, फिक्सेशन ऑफ अफेयर ऑफ द असेसमेंट की बात करें, ऑल लैंड्स आर लायबल ऑफ असेसमेंट, प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट, अनाउंसमेंट फॉर सेटलमेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ सेटलमेंट, ये लैंड्स जो जैसे है उनको सेटल करनी पड़ती है। चलिए, रेमेंशन ऑफ एनहांस भूमि स्वामी वर्सेस टर्म ऑफ सेटलमेंट की यहाँ पे बात की गई है कि जो सेटलमेंट है उसके अकॉर्डिंग सेटलमेंट होगी, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट आपको कहेगी। पावर ऑफ द कलेक्टर टू कंप्लीट अनफिनिश्ड प्रोसीडिंग्स। चलिए, डी में आ जाते हैं, इंक्वायरी फॉर द प्रॉफिट्स ऑफ एग्रीकल्चर और लैंड के बारे में कहा गया है, जो भी डेप्रिसिएशन करनी है स्टॉक को, बिल्डिंग को, या मनी इक्विवेलेंट को लेकर है। चलिए, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, सीधे नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पर असेसमेंट एंड रीअसेसमेंट की बात की जा रही है बाय भूमि स्वामी, बाय गवर्नमेंट लीजी या लीज। आपको पता है ना लेसर और लीजी कौन होता है, ओनर और टेनेंट की बात की जा रही है, ओनर एंड टेनेंट की बात की जा रही है। ठीक है, वही बात है यहाँ पे। चलिए, पावर टू कलेक्ट द डिवाइड, पावर टू री नंबर सब नंबर ऑफ प्लॉट्स, इसको अपन ऊपर ऑलरेडी देख के आए। एरिया ऑफ असेसमेंट ऑफ प्लॉट नंबर्स ऑफ टू बी एंटर्ड, एरिया ऑफ द टाउन और ब्लॉक ऑफ असेसमेंट, कलेक्टर टू फिक्स स्टैंडर्ड रेट को लेकर यहाँ पे पब्लिकेशन रेट्स के बारे में बताया गया है। फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअली तो ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलहाल तो आपको ब्लॉक्स और इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बताया है। सेक्शन 59 हमने ऑलरेडी कवर किया है। चलिए, मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम और रेट असेसमेंट की बात की जा रही है, तो यहाँ पे 3/4 होगा जो भी होगा। कलेक्टर टू असेस द प्लॉट रेट प्रिस्क्राइब, यानी कि कलेक्टर क्या करेगा, असेसमेंट करेगा सेक्शन 99 के अकॉर्डिंग, और उसके अंदर जो भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है प्लॉट को लेकर। प्रोविजो क्या बोलता है कि जो केस होता है लैंड के अकॉर्डिंग, जो भी पर्पस होता है, इमीडिएटली जो रिविजन में जाते हैं, अगर इन केस उनको लगता है कि एग्रीकल्चर लैंड 1.5 टाइम का लैंड है, तो उसके अकॉर्डिंग ही किया जाता है। चलिए, टर्म सेटलमेंट, एक जो सेक्शन नंबर 10 में की गई है कि 30 years फॉर अ पीरियड ऑफ नो लॉन्गर पीरियड लैप्स, टाइम अगर फिनिश हो जाता है तो रीअसेसमेंट की जाती है। चलिए, आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया, मैंने 100 सेक्शन तो आपको करवा ही दिए हैं।
कुछ भी प्रॉब्लम आए तो मुझे मैसेज कीजिए। ट्राई कीजिए कि आप कल के पेपर में सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से रीड करें, टाइम उतना ही देवे। और ऐसा नहीं होगा कि बड़ा क्वेश्चन है तो कौन पढ़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करता। मेरे स्टूडेंट्स हैं, आई एम वेरी सॉरी टू से, कि वो क्या करते हैं, बड़े-बड़े क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं, बोलते हैं कौन पढ़ेगा इतना, ऐसा नहीं है। कट ऑफ बहुत बड़ा है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।